सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले जॉइंट मेंबर की बात कर लेते हैं। नीतीश यादव, धावल, नारुतो उजुमाकी, मिस्टर वेदांत, एनएम एडिट्स, व्हाइट डेविल गेमर, किंग गेमिंग, आयन, देव सम्राट एंड अमान इमरान। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया इस चैनल को ज्वाइन करने के लिए और मुझे हेल्प करने के लिए। अगर आप भी चाहते हो चैनल को ज्वाइन करना तो कर सकते हो, इससे मेरी थोड़ी सी मदद हो जाएगा। और आज के टॉप 5 कमेंट्स हैं श्रीमंत 7573, T80 गेमर, AK गेमर, अंकुर हलदर, ड्रैकोलेम म्यूजिक। आई एम सॉरी अगर आपके नाम का प्रोनाउंसिएशन मैंने गलत किया है। आपके यूजर आईडी यही है। थैंक यू आप सबको भी कमेंट्स करने के लिए। एपिसोड की शुरुआत में हम एक बिल्डिंग को देखते हैं। वहाँ पे हम मिस सेलनार को देखते हैं। वो दूर लड़ाई होते हुए देख रही थी, वॉर को देख रही थी और कहती है युद्ध की लड़ाई की फ्लेम्स वो यहाँ तक, उनका रेज इतना ज़्यादा है कि वो अमेरिका तक आ रही है। मिस्टर ब्रेनन को उनके साथ ही देखते हैं। वो कहते हैं आपने सही कहा, यहाँ तक कि वॉर का टर्बुलेंट, उसका माना वेव्स वो भी यहाँ तक हमारे देश तक आ रहा है। अगर सच में अभी सोचूं तो संग जिनबू ने जो भी कहा है सच कहा है। पता नहीं अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। मिस सेलनर को देखते हैं। वो बहुत ज़्यादा शांत है और कहती है सर वही हंटर नहीं है, पूरे दुनिया से हंटर्स आए हुए हैं उस लड़ाई के मैदान में उन सारे बीस्ट से लड़ने के लिए। तभी हम थॉमस आंद्रे को देखते हैं जो कि बहुत बड़े बड़े खतरनाक बीस्ट से फाइट कर रहा है। वो कंटिन्यू करते हुए कहती है ई रैंक और एस रैंक हंटर्स एक साथ, माना कि ई रैंक हंटर्स नॉर्मल ह्यूमन से थोड़े से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। उनके और नॉर्मल जो सोल्जर्स है उनके हथियार के बीच में थोड़े से डिफरेंस है। उनका जो हथियार है, मतलब जो ई रैंक हंटर्स का हथियार होते हैं, उनके अंदर थोड़े से माना फॉरफिट किया जाता है, फॉरफिट हुआ होता है। इसीलिए वो लोग भी नॉर्मल सोल्जर्स से कुछ ज्यादा ही एक युद्ध में, एक लड़ाई में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और अगर उसके ऊपर देखे एक सी रैंक और एक डी रैंक, ये लोग भी इतना ज्यादा डिफरेंस, इतना ज्यादा गैप पैदा नहीं करते। हाँ, थोड़ा सा कर सकते हैं। जैसे कि एक ई रैंक हंटर अगर एक बीस्ट को मारेगा तो एक डी रैंक हंटर वहीं पे 3 बीस्ट को मार सकता है और एक सी रैंक हंटर वहीं पे एक साथ 10 बीस्ट को मार सकता है। मतलब हाँ, देखा जाए तो इनके बीच एक डिफरेंस जो होता है वो मार्जिनल तो है, पर जिस लेवल का थ्रेट अभी हमारे सामने है ये देख के तो लगता है नॉट इवन एन एस रैंक हंटर वो भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, मानता हूँ वो लोग बहुत ज़्यादा कैपेबल होते हैं, हज़ारों बीस्ट को वो लोग अकेले ही मार सकते हैं, पर फिर भी एक ना एक दिन उन सबको मरना होगा और उसके बाद आसमान की बहुत सारे स्टार्स जो देख रहे हो उनके साथ ज्वाइन करना होगा। हावेवर, और तभी हम लड़ाई के मैदान में देखते हैं मिस चाइयन को देखते हैं जो कि बहुत सारे बीस्ट को मार के ऊपर की तरफ देख रहा था। उस जगह को दिखाया जाता है। उस जगह की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। आसपास मिस चाइयन और सारे हंटर्स है। वो लोग बीस्ट को मारने के बाद उनके ही ऊपर, उनके बॉडी के ऊपर है। मिस सेलनर कंटिन्यू करते हुए कहती है पर एक दिन जब वो सब एक फॉलिंग स्टार्स की तरह बन जाएंगे और आसमान से मीटियोर शावर गिरते हुए देखेंगे, उस दिन हमारे सामने हो सकता है द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर। और इसको ही तो हम सब कहते हैं ना, होप, जो कि हमें जिंदा रखते हैं, हमें बचाए रखते हैं। सीन शिफ्ट होता है कोरियन हंटर एसोसिएशन ऑफिस में देखते हैं। वो जिनजुल को देखते हैं, वो बाहर की तरफ देख रहा था। तभी पीछे से एक आदमी आके कहता है सर, हमें बताया गया कि मिस्टर संग वो सक्सेसफुली उस मोनाक ऑफ डिस्ट्रक्शन को, उस बीस्ट को किसी एक अनहेबिटेड जगह पर ले जाने में सफल हुआ है सर, और वो आइलैंड शायद जापान में है। मिस्टर बू को देखते हैं। वो सोच रहा है हाँ, मुझे मिस्टर संग ने एक बार कहा तो था कहीं दूर एक बड़ी सी वास्ट आइलैंड है जिसमें एक गेट ओपन हुआ था जहाँ पे ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ माना कोलैप्स हुआ था, जिसकी वजह से वो आइलैंड थोड़ी सी ताकतवर या फिर थोड़ी सी कैपेबल मान सकते हैं। अगर वो दोनों वहाँ पे अपने पूरी ताकत के साथ भी लड़ेंगे तो भी मुझे लगता है कि वहाँ पे डैमेज मिनिमम हो सकता है। क्या यही वजह थी कि मिस्टर संग इतने दिनों से छुप के रह रहे थे, वो लड़ाई की तैयारी कर रहे थे? दूसरा बंदा पीछे से कहता है सर क्या करूँ, क्या मैं बाकी हंटर्स को वहाँ पे जाने के लिए डिस्पैच कर दूँ? मिस्टर बू कहता है क्या सारे के सारे एस रैंक हंटर्स यहाँ से बैटल लड़ने के लिए नहीं गए हैं? और फिर तुम बताओ किसे भेजना चाहिए वहाँ पे उस आइलैंड पे? पर तभी वो खुद ही थोड़ा सा स्माइल करते हुए कहता है एक्चुअली मुझे लगता है कि हमें ई रैंक हंटर्स को वहाँ पे भेजना चाहिए। क्या तुम्हें पता है कि मिस्टर संग जो थे वो पहले एक ई रैंक हंटर थे? ये सुन के वो आदमी पीछे से चौंकते हुए कहता है क्या कहा सर आपने? मिस्टर बू कंटिन्यू करते हुए कहता है हाँ, जानता हूँ ये विश्वास होने में मुझे भी थोड़ा सा टाइम लगा था, पर आई नो फॉर ए फैक्ट एक
ई रैंक हंटर भी हीरो बन सकता है। सीन शिफ्ट होता है, तभी हम जिन को उसी ड्रैगन यानी मोनाक ऑफ ड्रैगन से लड़ते हुए देखते हैं। वो काइसल के ऊपर है और वो ड्रैगन उसके ऊपर आग फेंक रहा है। वो उसके ऊपर आग फेंकता उससे पहले ही हम देखते हैं बेलियन अपने उसी तलवार से ड्रैगन के मुंह को ही बांध देता है और नीचे से खींचने लगता है। दूसरी तरफ यानी उसके पीछे से एक बहुत बड़े से जाइंट को देखते हैं जो कि उसकी टेल को पीछे से खींचने लगता है। एक नहीं वहाँ पे दो जाइंट्स मिलके उसे पकड़े हुए हैं और उसे खींचने लगते हैं, नीचे ज़मीन पे दबाने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं टास्क वहाँ पे अपने मैजिक की मदद से और ऑर्ब ऑफ की मदद से उसके ऊपर एक खतरनाक इलेक्ट्रिक शॉक मारता है। हम दूसरी तरफ बेरू और ग्रीड को देखते हैं, वो दोनों मिलकर भी अपना खतरनाक अटैक उस ड्रैगन पर मारता है, जिससे वो ड्रैगन ज़मीन पे गिर जाता है और उसके गिरते ही पूरा ज़मीन कांपने लगता है। तभी उसके सर के ऊपर हम इग्रिस को देखते हैं, जिसके हाथ में वही जिन का खतरनाक तलवार था जिससे बिजली की शॉक दिया जा सकता है। और वो ऐसा ही करता है, वो खतरनाक बिजली का झटका देता है, जिससे देखते हैं उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। वो चीखने लगता है वहाँ पे। जिन ऊपर से ये सब देख रहा था और सोचता है हमारे अटैक्स बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं। मोनाक ऑफ ड्रैगन को देखते हैं, वो अभी भी नीचे गिरा हुआ है और तभी कहता है व्हाट अ थ्रिल। और तभी गुस्से में अपना आँख खोलता है और कहता है अब तक मैं ही वो होता था जो अपने बड़े आर्मी के साथ अपने दुश्मनों के साथ लड़ने के लिए जाता था, पर पहली बार मुझे अकेला किसी से लड़ने में इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील हो रहा है। और ये सुन के जिन उसकी तरफ देख के पूरी तरह से चौंकता है। वो उठते हुए चीखते हुए कहता है बिहोल्ड माई ट्रू पावर। और तभी खतरनाक तरीके से चीखने लगता है द ड्रैगन्स फियरसम रोअर। ये कामिश के रोअर से 100 गुना ज़्यादा पावरफुल था, क्योंकि कामिश उसका ही एक ड्रैगन था, वो ड्रैगन का ही राजा है, तो समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। उसकी रोअर से हम देखते हैं सारे के सारे शैडोज़ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगता है। उनके पास सोल ना होने के बाद भी वो डिसअपीयर में जाने लगते हैं। जीन को देखते हैं, उसकी ताकत, उसकी माना वेव्स इतना ज़्यादा खतरनाक था कि जीन और काइसेल दोनों पीछे खिसकने लगते हैं। जीन सोचता है ये तो ड्रैगन किंग का फियरसम रोअर है, ऐसा कोई रास्ता नहीं कि मेरे सोल्जर्स ऐसे इसके सामने टिक पाएगा। कैंसिल समन। और ये कहने के बाद ही हम तभी देखते हैं वो ड्रैगन वो उसके ऊपर अपना खतरनाक वाला ड्रैगन्स ब्रेथ या फिर ब्लास्ट करता है। ये ब्लास्ट पहले वो जो करता था उससे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जिन को आके लगने ही वाला था, वो काइसल को कहता है काइसल वापस आ जाओ। और शायद वो खुद को किसी तरीके से उस आग से बचा तो लेता है, पर उस अटैक से आसपास की जगह की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। सेम ही जैसे कि पहले हमने देखा था, पूरा ज़मीन गलने लगता है। और तभी हम उसे देखते हैं, वो कहता है दिस इज़ माई ट्रू पावर, ब्लड, स्क्रीम, मैडनेस और एनहाइलेशन। ये वही सब है जिसकी वजह से मैं पैदा हुआ हूँ। ये मैं हूँ किंग ऑफ बारसेक, किंग ऑफ ड्रैगन एंड मोनाक ऑफ डिस्ट्रक्शन आंतरस। और वो जीन के सामने सीना ताने खड़े हुए हैं। उसके नीचे जीन को देखते हैं, उसकी हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। वो आसपास की हालत देख के कहता है द किंग ऑफ जाइंट्स इसी जगह में मरा था और उसके माना से ये जगह इन्फ्यूज़ है, फिर भी ये जगह उसकी ब्रेथ के सामने टिक नहीं पा रहा है। उसका ब्रेथ तो इतना ज़्यादा ताकतवर है कि मुझे लगता है उसकी ब्रेथ के सामने कोई इमोर्टल बंदा भी आ जाए, इमोर्टल गॉड भी आ जाएगा तो वो भी मर जाएगा। तभी हम डिमन किंग या फिर ड्रैगन किंग को अपने नॉर्मल फॉर्म में आते हुए देखते हैं। वो उसके सामने आके कहता है नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है मोनाक ऑफ शैडोज़। तुम्हें क्या लगा जब तुम मुझे यहाँ पे लेके आए? वो तुम्हारी मर्जी से था? नहीं, मैं इजीली जब चाहता तब मेरी हाथ को तुम्हारी ग्रैब से निकाल सकता था, पर नहीं, मैं खुद अपने मर्जी से तुम्हारे साथ आया। क्यों? क्योंकि मैं इम्प्रेस हो चुका था, जैसे कि तुमने बार बार मुझे पुश कर रहे थे। अभी एक फेलो मोनाक होने के नाते मैं तुम्हारे साथ कुछ बातें करना चाहता हूँ। आई होप कि तुम अब तक तो जानते ही होगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर शैडो मोनाक एशबॉर्न की मेमोरीज हैं। तो तुम्हें पता है दुश्मन मैं नहीं, दुश्मन तो कहीं बाहर ऊपर आसमान में है, द रूलर्स आर्मी। उनकी बस एक ही मिशन है कि उनको हमें यानी मोनाक्स को ख़त्म करना है, जो कि डार्कनेस से पैदा हुआ है। और तुम भी हम में से एक्सेप्शन नहीं हो मोनाक। मैं तो तुम्हारे साथ लड़ने के बाद उनके साथ फाइट करने के लिए तैयारी कर रहा था,
पर तुम्हारे साथ लड़ने के बाद, तुम्हें लड़ते हुए देख के मैंने अपना मन बदल लिया है। तुम ऐसी एबिलिटीज़ को पोजेस करते हो जो कि ऐशबॉर्न से भी कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है, और तुम्हारी ऐसी एबिलिटीज़ मेरी ताकत बढ़ा सकती है और हमें जीत दिला सकती है। अगर तुम्हें अपनी फैमिली को सेव करना है तो ठीक है, अगर तुम्हें अपने कंट्री को सेव करना है तो ठीक है, मेरे सोल्जर्स और मैं यहाँ से चले जाएंगे। अगर तुम चाहते हो हम इस प्लेनेट को छोड़ दे तो ठीक है, इस लैंड का राजा बन जाओ, इस लैंड का मोनार्क बन जाओ। क्यों सिर्फ इस लैंड का, तुम इस पूरे पृथ्वी का ही राजा बन सकते हो, यहाँ तक कि तुम इससे ज़्यादा क्वालिफाइड हो। तभी देखते हैं वो उसके तरफ हाथ बढ़ाता है। जिन उसकी बातों को सुन के थोड़ा सा चिंता में पड़ जाता है। वो कहता है बस तुम्हें जो करना है वो है मेरी हाथ पकड़ना है तुम्हें। अगर हम लोगों ने अपने आर्मीज़ को एक साथ जोड़ दिया तो तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी कंट्री और ये एंटायर प्लेनेट, इनको वापस शांति मिल सकता है और फ्रीडम मिल सकता है। मेरा ये ऑफ़र तुमको कैसा लग रहा है शैडो मोनार्क? क्या तुम मेरे साथ खड़े होके मेरे साथ लड़ना पसंद करोगे? जिन थोड़ा सा हंसता है और कहता है मुझे ऐसे हंसाओ मत। तुमको लगता है कि मैं तुम पर विश्वास कर लूँगा? तुम सोचते हो कि मैं किसी ऐसे बंदे पर विश्वास कर लूँगा जिसकी आंखों में ब्लड लस्ट दिखता है, जिसकी आंखों में साफ लिखा हुआ है जब मौका मिलेगा वो मुझे मार देगा। ये सुन के ड्रैगन किंग थोड़ा सा चौंकता है और तभी देखते हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है आई गेस अब मुझे लगता है कि अब छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं, अब तुम्हारे लिए कोई मर्सी नहीं शैडो मोनार्क। अब तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए असली फाइट के लिए। गुस्से में ड्रैगन किंग अपना रूप फिर से बदलने लगता है और तभी देखते हैं जिन को खतरनाक तरीके से अपने हाथों से अटैक करता है। जिन किसी तरीके से उसके हाथों से बच तो जाता है और काइसेल को बुलाता है, पर उस जगह की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। अब ड्रैगन किंग पूरी तरह से फिर से पूरी फुल फ्लेश ड्रैगन बन चुका है और जिन की तरफ फिर से फायर ब्रेथ या फिर आग की ब्लास्ट करता है। जिन काइसेल के ऊपर बैठ के किसी तरीके से उसके अटैक्स को डॉज करता है, पर वो उसके ऊपर अभी भी आग फेंके जा रहा है। जिन कहता है काइसेल थोड़ा सा नीचे चलो, और तभी देखते हैं जब काइसेल नीचे जाता है जिन उसके ऊपर जंप करता है और जंप करके अपने डैगर के साथ उसके तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। वो अपना स्पीड भी बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है और तभी देखते हैं बहुत तेज़ी से घूमने लगता है ताकि उसकी ताकत और ज़्यादा बढ़ जाए। और ड्रैगन किंग की मुँह से लेके बॉडी तक बहुत ज़्यादा स्लैश करता है, पर जब वो पीछे देखता है उसकी बॉडी में एक खरोच तक नहीं आया था। ये देख के वो पूरी तरह से शॉक होता है और सोचने लगता है क्या इतना सब कुछ करने के बाद भी उसके बॉडी में एक खरोच तक नहीं आया। ड्रैगन किंग बहुत ही गुस्से में उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम मुझे अपने इन छोटे छोटे हथियारों से कुछ नहीं कर पाओगे, एक स्क्रैच तक नहीं आएगा मेरे बॉडी में। और तभी जिन फिर से कहता है काइसेल यहाँ से दूर चलो। तभी ड्रैगन किंग फिर से अपने द ड्रैगन्स फियरसम रोअर का यूज़ करता है और चीखने लगता है। उसकी चीख की चपेट में अब काइसेल भी आ जाता है। काइसेल वहाँ पे जम जाता है। जिन अब डर चुका है, बहुत ज़्यादा हैरान है। तभी देखते हैं काइसेल अपने टेल से उसे जकड़ लेता है और अपने जगह से बहुत दूर फेंक देता है। जिन उसकी तरफ देख रहा था और कहता है काइसेल नहीं। और तभी देखते हैं ड्रैगन किंग वहाँ पे अपना बहुत ही खतरनाक फायर ब्रेथ से अटैक करता है। वो जगह पूरी तरह से तबाह हो जाता है और आई होप कि अब काइसेल मर चुका है। काइसेल का नामो निशान वहाँ पे नहीं है। जगह की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। आइलैंड की हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब है। जिन भी उड़ के बहुत दूर पानी में जाके गिरता है। ड्रैगन उसे देखता है और कहता है मुझे पता है इस अटैक से तुम्हें कुछ नहीं होने वाला, ये अटैक तुम्हें मारने नहीं वाला। तभी जिन को देखते हैं वो ड्रैगन किंग की बॉडी के ऊपर जंप करता है और अपने हाथों से पकड़ता है, पर जब वो उसकी बॉडी में जाके पैर रखता है वो देखता है कि उसकी पैर जलने लगता है, उसके जूते जलने लगते हैं और सोचता है क्या ये तो जैसे कि किसी तरह का मैग्मा है। वो ड्रैगन किंग फिर से उस पर अटैक करने आता है। जिन उसकी अटैक को डॉज करते हुए वहाँ से जंप करता है और कहता है आ जाओ। ये कहने के बाद ड्रैगन किंग थोड़ा सा हैरान होता है और वहाँ पे हम एक एक करके 3 बड़े बड़े ड्रैगन्स को देखते हैं जिसको कि बिलियन लेके आया था। तीनों ड्रैगन्स मिल के ड्रैगन किंग के ऊपर अटैक करने लगते हैं, उसे मारने लगते हैं। एक ड्रैगन उसके गले में बहुत खतरनाक एक बाइट करता है। दूसरे को देखते हैं वो पीछे से उसके बॉडी के ऊपर बहुत ही खतरनाक एक फायर अटैक करता है
और ऐसे ही हम देखते हैं तीनों साइड से उसको 3 ड्रैगन्स मिलकर हमला कर रहे हैं, उसके बॉडी के ऊपर हमला कर रहे हैं। उससे भी इस ड्रैगन को कुछ भी नहीं हो रहा है। जिन सोचने लगता है क्या बिलियंस के ड्रैगन वो था कि इसे जला नहीं पा रहे हैं, क्या मतलब है इसका। ड्रैगन किंग का अटैक और डिफेंस दोनों ही बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। यहाँ तक कि अब तक मैंने जितने भी सारे लोगों से, जितने भी सारे बीस्ट से लड़ाई की है, उन सब से कुछ अलग ही लेवल का पावर इसमें है। इसका एक ही मतलब है, मेरा कोई भी अटैक, मेरा कोई भी हथियार यहाँ पे काम नहीं आएगा, उसके अगेंस्ट काम नहीं करेगा। मुझे कुछ और चाहिए, कुछ और तभी देखते हैं उसका ऑरा चेंज होने लगता है। वो कंटिन्यू करते हुए कहता है कुछ और जो कि मुझे उसकी आयरन जैसे आर्मर को तोड़ने में मदद करे। और तभी वो कहता है रुको, क्या आर्मर। और तभी देखते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा शैडो या फिर माना वेव्स आने लगते हैं। उसके चारों तरफ माना वेव्स बिखरने लगते हैं। ड्रैगन किंग को देखते हैं, उसने अपने ब्रेथ और अपनी ताकत से तीनों के तीनों ड्रैगन शैडोज को मार दिया है। और सामने देखते हुए तभी कहता है क्या तुम्हें सच में लगा तुम्हारे ये छोटे छोटे सोल्जर्स मुझे मार सकते हैं, मुझे रोक सकते हैं। पर तभी सामने देख के वो पूरी तरह से दंग रह जाता है, क्योंकि उसके सामने बहुत बड़ा सा डार्कनेस था। वो देख के सोचने लगता है ये क्या है। मैं फील कर सकता हूँ द पावर ऑफ डार्कनेस जो कि उसके आसपास गैदर कर रहे हैं, उसके आसपास घूम रहे हैं। और गुस्से में कहता है आखिर अब तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। जीन सोचता है आर्मर, मैं मेरी पूरी बॉडी को एक आर्मर से रैप कर दूंगा। द पावर ऑफ डार्कनेस, जिससे एक ऐसी आर्मर बनाऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कि इसके मुकाबले में वो कुछ नहीं होगा। इतना ज़्यादा बड़ा हो जाऊंगा कि एवरी लिविंग बीइंग जो कि इस प्लेनेट में होगा, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, सब कुछ मेरे कंपैरिजन में छोटे, बहुत बहुत छोटे लगेंगे। और तभी उसके आसपास बहुत बड़ी सी एक आर्मर को गैदर होते हुए देखते हैं, डार्कनेस को गैदर होते हुए देखते हैं, और एक बहुत खतरनाक आइस को देखते हैं जो कि अब ड्रैगन किंग को देख रहा था। आर्मर या फिर ये शैडो इतना ज़्यादा बड़ा था, ये डार्कनेस इतना ज़्यादा बड़ा था कि उसके सामने अब ड्रैगन किंग भी छोटा सा चींटी जैसा लग रहा था। वो ऊपर देख रहा था, ये देख के पूरी तरह से हैरान और डरा हुआ है और सोचने लगता है क्या ये कोई स्पिरिचुअल बॉडी मैनिफेस्टेशन है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। शैडो मोनार्क वो तो ओरिजिनली एक फ्रेगमेंट्स ऑफ ब्रिलियंट लाइट है। इसका मतलब है उसके पास कोई हाइडन फॉर्म नहीं होना चाहिए। क्या मैं सही हूँ ना? सही है ना ये? तो फिर कैसे वो खुद को इतना ज़्यादा बड़ा, इतना ज़्यादा जाइगेंटिक साइज में कन्वर्ट कर सकता है? क्या इसका मतलब उसने इस प्लेनेट में द पावर ऑफ डेथ को समन कर लिया है? पर कैसे? ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसे कोई ह्यूमन जो कि कुछ ही देर पहले बहुत कमज़ोर था, वो इतना ज़्यादा ताकत डेथ की पावर को होल्ड कर सकता है क्या? और तभी जीन को देखते हैं, वो अपने आप को अब देख रहा था, अपने हाथों को देखने लगता है और कहता है क्या ये रियली मैं ही हूँ? शायद यही है ट्रू पावर ऑफ द शैडो मोनार्क जो कि एशबॉर्न ने मुझे दिया था। और तभी उसे हम एक बहुत ही खतरनाक रूप में देखते हैं। और वो कंटिन्यू करते हुए कहता है मैं फील कर सकता हूँ जो पावर मेरे अंदर, मेरे रगों में दौड़ रहा है। तभी ड्रैगन किंग उसे सामने देखते हुए कहता है अब मुझे समझ में आ गया कि तुमने ऐसा कैसे किया। तुमने बहुत ज़्यादा टाइम लाइफ और डेथ के बीच बिताया है, उनके बॉर्डर लाइन के बीच बिताया है। और तभी उसके ऊपर अटैक की तैयारी करता है और सोचने लगता है ऑल दिस टाइम को पावर देने के पहले भी ये बंदा अपना फाइट खुद लड़ रहा था सरवाइव करने के लिए। शायद इसीलिए शैडो मोनार्क एशबॉर्न ने इसे अपना पावर दे दिया, अपना फुल पावर दे दिया है। और ये एक ऐसी ही बंदा है जो कि उसके फुल पावर को अपने अंदर समा सकता है और हैंडल कर सकता है। सो जैसा कि मैंने सोचा था वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, बहुत ज़्यादा डेंजरस। तो मुझे जल्दी से जल्दी उससे छुटकारा पाना ही होगा। और तभी वो अपना फायर ब्रेथ से जीन पर अटैक करता है, जिनकी नए फॉर्म पर अटैक करता है। पर तभी जीन को देखते हैं, वो भी अपना हमला उस पर करता है जो कि उसकी फायर को बीच से काटते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। ये अटैक पहली बार उसे लगता है और वो चीखने लगता है। दोनों अब एक दूसरे को देखने लगते हैं
और तभी एक दूसरे पर अटैक करने के लिए एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ने लगते हैं। और कुछ ही देर बाद हम दोनों को आमने सामने देखते हैं। दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। उन दोनों की अटैक की पावर अब इतना ज़्यादा था कि लगता है कि अब ये आइलैंड सह नहीं पाएगा इनकी अटैक की पावर, इनकी माना वेव्स की पावर। ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगला एपिसोड जल्दी आएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो।